1400 बीसी का दौर था। इस समय पूरे इजिप्ट पर फेरो तुथमोसिस थर्ड का शासन था, जिनका बेटा राजकुमार तुथमोसिस फोर्थ एक दिन सो रहा था। तब उसे एक सपना आया कि एक बड़ा सा शेर जिसका सिर इंसान का था वो शिकार पर जा रहा था कि तभी वो शेर अचानक रेत के ढेर में धंसने लगता है और मानो उसमें समा जाता है। लेकिन उससे पहले वो राजकुमार से कहता है कि वो उसे रेत से बाहर निकाले और ऐसा करने पर वो उसे पूरे इजिप्ट का राजा बना देगा। अब इसके कुछ समय बाद जब राजकुमार इजिप्ट का फेरो बना तब उसने अपने सपने वाली जगह पर खुदाई करवाई, जहां उसे अपने सपने वाली इंसान के शक्ल वाले शेर की मूर्ति मिली, जिसे आज हम स्फिनिक्स के नाम से जानते हैं। एक बड़ा सा स्टैचू जो गीजा के इन पिरामिडों से भी कई हजार साल पुराना था। राजा ने इस स्फिनिक्स का रेनोवेशन करवाया और उसको पूजा, और साथ ही साथ रेतीली हवाओं के इरोजन एंड डैमेज से बचाने के लिए इसके चारों ओर एक ऊंची दीवार बनवाई। लेकिन राजा के साथ साथ उस समय के इजिप्शियंस के मन में भी ये सवाल था कि पुराने से इस स्टैचू को बनवाया किसने और आखिर इस स्फिनिक्स का पर्पस क्या था। तो मैं हूँ भारती और एक बार फिर आपका स्वागत है फैक्ट डब्बा पर। चलिए शुरू करते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो। तो कई सेंचुरीज तक ये स्फिनिक्स वहीं खड़ा रहा। इवन कई इजिप्शियन किंग ने इन्हें अपने गॉड की तरह पूजा, पर आखिर तुथमोसिस फोर्थ के ये गॉड अचानक से इस रेत में आए कहां से। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक इसके तार हमें 2700 बीसी से इजिप्ट के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर ओल्ड किंगडम तक लेकर जाते हैं, जिस एम्पायर ने 500 साल तक पूरे इजिप्ट पर शासन किया था अंटिल 2200 बीसी, जब अचानक एम्पायर में हुई सिविल वॉर और महामारी के चलते ओल्ड किंगडम एम्पायर पूरी तरह से टूट गया। जिसके बाद तो स्फिनिक्स को मानो इजिप्शियंस भूल ही गए और समय के साथ साथ ये धीरे धीरे रेत के नीचे दबता चला गया और कई सेंचुरी बाद तो ये पूरी तरीके से रेत में समा चुका था, जब तक कि 1420 में राजकुमार तुथमोसिस फोर्थ ने स्फिनिक्स का सपना देखकर उसे रेत से बाहर नहीं निकाला। पर राजकुमार तुथमोसिस फोर्थ के एम्पायर के बाद भी स्फिनिक्स पिरामिड की ग्रैंडनेस के सामने मानो कहीं खो सा गया था। न्यू किंग ने पिरामिड के रेस्टोरेशन पर तो ध्यान दिया, लेकिन स्फिनिक्स पर जरा भी नहीं। और एक बार फिर हजारों साल के इग्नोरेंस के बाद स्फिनिक्स के सिर्फ सिर को छोड़कर इसका ऑलमोस्ट पूरा हिस्सा गीजा के रेगिस्तान में डूब चुका था। जिसके बाद सन 1817 में हमें स्फिनिक्स के रेस्टोरेशन का सबसे पहला प्रयास देखने को मिला, जब जियोवानी बटिस्टा कविगला ने 160 वर्कर्स के साथ मिलकर स्फिनिक्स के चारों ओर से रेत को हटाने की कोशिश की। पर अच्छे इक्विपमेंट न होने के चलते वो जितनी तेजी से रेत को हटा रहे थे, रेत उससे कहीं ज्यादा तेजी से वापस खोदे हुए गड्ढे में गिर रही थी, जिसके चलते स्फिनिक्स को रेत से बाहर निकालने का ये प्रयास नाकामयाब रहा। इसके बाद 1930 में इजिप्शियन आर्कियोलॉजिस्ट सलीम हसन ने एक बड़ी टीम के साथ स्फिनिक्स को रेत से बाहर निकालने की कोशिश की, जिनकी ये कोशिश कामयाब रही और फाइनली पहली बार ये पूरा स्ट्रक्चर रेत से बाहर आया और मॉडर्न टाइम में पहली बार लोगों ने इस पूरे स्ट्रक्चर को देखा। लेकिन स्फिनिक्स से जुड़े अभी भी कुछ ऐसे राज थे जो मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं था। साल 1863 में फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट अगस्ते मैरिएट ने स्फिनिक्स के पास मिले वॉल्केनिक रॉक पर 2500 बीसी में इजिप्ट पर राज करने वाले फेरो खाफी की एक बड़ी सी कर्व्ड पेंटिंग को देखा। साथ ही साथ इस फाइंडिंग में स्फिनिक्स के अराउंड कई पिलर्स भी देखने को मिले, जिनकी टोटल काउंटिंग 24 है, जिनके पास कई स्मॉल रूम टाइप स्ट्रक्चर भी बने थे। ऑल्सो एक दूसरी फाइंडिंग में हमें स्फिनिक्स के चारों ओर 132 मीटर यानी कि 433 सीटों में फैली ईंटों की एक दीवार भी मिली, जो हजारों सालों से रेत के नीचे दबी थी। लेकिन स्फिनिक्स के पास मिली इन सभी चीजों का मतलब क्या है? तो स्विस आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड रीक के द्वारा साल 1960 में स्फिनिक्स के पास मिले रेमंड्स पर रिसर्च में ये पाया गया कि स्फिनिक्स के चारों ओर मिले ये स्ट्रक्चर्स किसी मंदिर के हैं। जिस मंदिर में स्फिनिक्स उनके भगवान की मूर्ति की तरह था, ये टेम्पल सन यानी कि सूर्य देव को समर्पित था, क्योंकि जो 24 पिलर्स हमें स्पेस के पास मिले हैं उसमें हर एक पिलर 24 आर के एक आर को दर्शाता है। जिसके अलावा मार्च और सितंबर के दौरान हमें स्फिनिक्स के पास एक ड्रामेटिक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट भी देखने को मिला है, जब सूरज डूबते वक्त सीधा स्फिनिक्स के शोल्डर से होता हुआ डूबता है। पर और भी चौंकाने वाली डिस्कवरी तो इसके एक दशक बाद सामने आई। साल 1970 में कुछ अमेरिकन टूरिस्ट इजिप्ट में स्फिनिक्स के पास से गुजर रहे थे। तब उससे करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर एक फीमेल अमेरिकन टूरिस्ट अपने घोड़े से नीचे गिर गई, क्योंकि उसका घोड़ा रेत में मौजूद किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से टकराया था। जिसके बाद जब वहां लोगों ने ध्यान से देखा तो उन्हें वहां कई छोटी छोटी ईंटों की दीवार रेत में दबी हुई देखने को मिली। और जब आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने यहाँ पर एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तब उन्हें ये पता चला कि यहाँ पर ओल्ड किंगडम एम्पायर के दौर का एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, जिसमें करीब 600 लोगों के शरीर को दबाया गया था, जिनकी कब्र के पास उनके नाम भी लिखे हुए थे।
और इस डिस्कवरी के केवल 9 साल बाद ही आर्कियोलॉजिस्ट लैनर ने इस जगह के आसपास खुदाई में कई घरों जैसे स्ट्रक्चर को भी डिस्कवर किया। और जब इस पूरे एरिया को अच्छे से मैप किया गया तो उन्हें ये समझ आया कि यहाँ केवल एक कब्रिस्तान ही नहीं बल्कि एक एशियंट सिटी भी मौजूद थी, जिसके मैपिंग से ये पता चला कि ये शहर ऑलमोस्ट 10 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था, जहाँ पर कई छोटे छोटे घर और सड़कें मौजूद थी। अब रिसर्चर्स के मुताबिक ये ओल्ड किंगडम के दौरान बनाया गया था, जिसमें 1600 से 2000 लोग रहते थे। अब आखिर द ग्रेट स्फिनिक्स कितना पुराना है, ये सवाल काफी डिबेटेबल है, क्योंकि अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट किसी फिक्स डेट पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो स्फिनिक्स को साल 2540 बीसी के दौरान ओल्ड किंगडम के 4th डायनेस्टी के फोरो खाफी को दर्शाता है, और उनका चेहरा हमें स्फिनिक्स पर देखने को भी मिलता है। जबकि स्फिनिक्स पर मिले दूसरे एविडेंस के बेसिस पर कई आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ थ्योरीज बनाई हैं, जिनके अकॉर्डिंग इनकी एज 10,000 साल पुरानी है, यानी गीजा के इन पिरामिड से ऑलमोस्ट दोगुनी से भी ज्यादा है। एग्जाम्पल के लिए इस फिनिक्स के एग्जामिनेशन से ये पता चला है कि इसमें प्रयोग किए गए लाइमस्टोन में एक पीरियड और टाइम में एक साथ काफी ज्यादा मॉइस्चर को ऑब्जर्व किया था। ऑल्सो इनके किनारे पर वाटर एरोजन्स के भी निशान है, जो कि काफी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि फिनिक्स सहारा के जिस रेगिस्तान में मौजूद है वहाँ बारिश ना के बराबर होती है। ऐसे में इस सूखे हुए बंजर रेगिस्तान में इतना ज्यादा मॉइस्चर का आना सवाल खड़े करता है, जिसका जवाब देते हुए कई बार आर्कियोलॉजिस्ट स्फिनिक्स की एज को पिरामिड से भी कहीं ज्यादा पुराना बताते हैं, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक आज जिस सहारा रेगिस्तान में स्फिनिक्स मौजूद है वो आज भले ही पूरी तरह रेगिस्तान और बंजर क्यों ना हो, लेकिन आज से करीब 8500 बीसी के दौरान ये इलाका काफी हरा भरा था, जहाँ पर एक रेन साइकिल चलती थी, और शायद इस दौर में ही स्फिनिक्स को बनाया गया होगा। और इसी दौर में इसके लाइमस्टोन ब्लॉक तक बारिश के पानी से ही ये इरोजन और मॉइस्चर पहुंचा होगा। पर सहारा के वातावरण में 3500 बीसी से 1500 बीसी के बीच अचानक ड्रास्टिक बदलाव आए और ये हरा भरा रीजन एक बंजर रेगिस्तान में बदल गया। इसके अलावा दोस्तों सेकंड थ्योरी साल 1989 में रॉबर्ट बवेल द्वारा दी गई थी, जिन्होंने अपने पेपर में पब्लिश किया कि नील रिवर के रिलेटिव बने ये गीजा के पिरामिड एक 3D होलोग्राम की तरह है, जिनसे ओरायन कॉन्स्टेलेशन के 3 ब्राइटेस्ट स्टार्स का एक्यूरेट रिफ्लेक्शन बनता है, जो स्टार्स आज से ऑलमोस्ट 10,000 साल पहले इन पिरामिड से अलाइंड थे। इन शॉर्ट इन दोनों थ्योरी के अकॉर्डिंग स्फिनिक्स पिरामिड से कई हजार साल पहले और आज से ऑलमोस्ट 10,000 साल पहले बनाया गया था। लेकिन स्फिनिक्स की मिस्ट्री सिर्फ इसकी एज तक ही नहीं रुकी, क्योंकि पूरे स्ट्रक्चर में कई मिस्टीरियस पैसेज भी मौजूद हैं। सबसे मिस्टीरियस पैसेजेस में से एक इसके फेस के बिल्कुल पीछे मौजूद था। तो देखो 15th सेंचुरी के टूरिस्ट जॉन हेल्फ्रिक ने अपनी स्टोरी शेयर करते हुए दुनिया को इस टनल के बारे में बताया। उनके मुताबिक जब वो साल 1565 से 1566 के बीच इजिप्ट में स्फिनिक्स को देखने गए थे, तभी एक प्राइस्ट ने उन्हें स्फिनिक्स के कानों के पीछे छुपे सीक्रेट पैसेज को दिखाया था, जहां से वो प्राइस्ट उस स्फिनिक्स के सिर के अंदर जा सकता था, और जहां से वो प्राइस्ट जब कुछ बोल रहा था तो ऐसा लग रहा था मानो स्फिनिक्स खुद बोल रहा हो। लेकिन कई रिपोर्ट्स की माने तो इस सीक्रेट पैसेज को साल 1926 में बंद कर दिया गया था। पर इसी दौरान यहाँ पर काम कर रहे आर्कियोलॉजिस्ट को स्फिनिक्स में एक और मिस्टीरियस पैसेज देखने को मिला। तो साल 1926 में जब स्फिनिक्स के चारों ओर रेत को हटाने का काम चल रहा था, तब उसके नॉर्थ साइड में जमीन से सटी बड़ी सी टनल देखने को मिली। वैसे उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया गया और उसे वापस से भर दिया गया था। लेकिन इसके 50 साल बाद एक बूढ़ा आदमी जिसने इस पैसेज को बंद करते वक्त यहाँ पर काम किया था, उसने यहाँ पर काम कर रहे इंजीनियर को उस सीक्रेट पैसेज के बारे में बताया। इसके बाद साल 1980 के दौरान इस पैसेज को दोबारा से डिस्कवर किया गया, जिसे रम्प पैसेज नाम दिया गया, और इस बार आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे अच्छे से मैप किया, जिसमें उन्हें कई चौंकाने वाली बातें देखने को मिली, जैसे कि ये पैसेज अपर एंड लोअर 2 एरियाज डिवाइडेड थे, जो एक दूसरे से ऑलमोस्ट 90 डिग्री पर थे, जिसका ऊपरी हिस्सा ग्राउंड लेवल से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की ओर 4 मीटर की हाइट पर था, जिसकी चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 1.8 मीटर थी, जबकि लोअर पैसेज नॉर्थ वेस्ट की ओर जाता था, जिसकी एंट्रेंस 1.3 मीटर वाइड थी, और ये स्फिनिक्स में करीब 5 मीटर की डेप्थ तक जाता था। अब इसके अलावा साल 1978 में भी रूटीन रेस्टोरेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को स्फिनिक्स के पीछे एक और सॉफ्ट टाइप
टनल मिली थी जिसे कि होल शाफ्ट नाम दिया गया था। अब ये स्फिनिक्स में किस लिए बनाई गई थी ये तो अभी भी एक मिस्ट्री है, पर मेजरमेंट के मुताबिक इस हॉल शाफ्ट की चौड़ाई 1.4 मीटर, ऊंचाई 1 मीटर और लंबाई 2 मीटर की है। फेमस आर्कियोलॉजिस्ट मार्क लैनर की माने तो स्फिनिक्स इजिप्शियन के लाइफ एंड डेथ के बीच एक कॉस्मिक इंजन की तरह काम करता था, क्योंकि मार्क लैनर के मुताबिक स्फिनिक्स जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर इसके अराउंड टेम्पल्स एंड पिरामिड से इसके कनेक्शन को देखा जाए तो ये किसी कॉस्मिक इंजन की तरह है जो सूरज की ऊर्जा और इजिप्ट के दूसरे गॉड्स की ऊर्जा को मिलाकर किसी इंजेक्शन किंग को दोबारा से जीवन देने के मकसद से बनाया गया था, जो उस राजा को एटर्नल लाइफ ही नहीं देता बल्कि उस यूनिवर्स के नेचुरल ऑर्डर को भी सस्टेन रखने का काम करता था। वैसे तो ये बस एक थ्योरी ही है, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अभी भी स्फिनिक्स एंड इजिप्ट के इन पिरामिड के ऐसे कई राज हैं जिनके बारे में या तो हम इंसान अभी तक नहीं जानते या फिर उन राज को हमसे छुपाया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।